ग्रेविटेशन को ही आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि कल तक खत्म कर लें ग्रेविटेशन, जिससे नेक्स्ट वीक से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम लोग स्टार्ट कर पाए। सो ग्रेविटेशन में हम लोग सैटेलाइट से स्टार्ट करना था। एस्केप वेलोसिटी पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था। So satellite क्या है? Satellite is a body which continuously revolves on its own around a much larger body in a stable orbit, है ना। कोई भी एक बड़े बॉडी के अबाउट जब कोई छोटा बॉडी रिवॉल्व करता है ना, तो एक ऑर्बिट में, तो उसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। So there are two kinds of satellite, natural satellite and artificial satellite. So satellite created by nature is called a natural satellite. Moon is an example of a natural satellite. So moon is a natural satellite of Earth, which in turn is a satellite of the sun. So Earth is a satellite of sun. Now artificial satellite, a man-made satellite, is called an artificial satellite. So first satellite of Earth was Sputnik 1. नाम ही पता है हम लोग को, रशियन सैटेलाइट था। India's satellite, first geo satellite of India was Aryabhat 1, and first geostationary satellite of India was Apple 1. Now, essential condition for satellite motion, पहला, center of satellite's orbit should coincide with the center of Earth, ठीक है, और plane of orbit of satellite should pass through the center of Earth, and satellite should move around great circle of Earth. तो ये सारी चीजें सैटेलाइट को फॉलो करनी चाहिए। अब ऑर्बिटल स्पीड पे आते हैं। सपोज दैट अ सैटेलाइट ऑफ मास m ऑर्बिट्स अ प्लैनेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विथ ऑर्बिटल वेलोसिटी v0, है ना। तो मान लीजिए इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 है और जो ऑर्बिट है उसका रेडियस r है और सैटेलाइट का मास m है ना, स्मॉल मास m है। सेंटर ऑफ ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। अब ये जो इसको जो ये बिकॉज देखो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है मतलब इस पे एक सेंट्रिपिटल फोर्स लगना चाहिए। वो सेंट्रिपिटल फोर्स लगा कौन रहा है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है जो अर्थ का और सैटेलाइट के बीच में। सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन सैटेलाइट प्लेज द रोल ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स, सो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स विल गिव द सेंट्रिपिटल फोर्स Fc. So gravitational force gmm by r square is mv0 square by r. तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक r बचा, है ना, और m कैंसिल हो गया, तो v0 is equal to root under gm upon r हो गया. So this is your orbital velocity. Now putting gm is equal to gr square, है ना, ये जो gm का वैल्यूज हमें पता है gm by r square is equal to small g, तो हमेशा gm को gr स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं। पीछे भी हम लोगों ने किया था पिछली क्लासेस में। तो gm को gr स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, सो ये v0 is equal to root under gr square by r. If the altitude of the orbit is h, then ये हो जाएगा v0 is equal to root under gm, ठीक है, gr स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट अंडर gm, और r के जगह r प्लस h पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे gm बाय r के जगह gm बाय r प्लस h कर लिया, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, और स्मॉल gm को gr स्क्वायर लिख लिया, तो gr स्क्वायर बाय r प्लस h, सेम चीज हो गया। तो ऑल्टीट्यूड ऑफ ऑर्बिट इज h, अगर h हाइट के टर्म्स में लिखना है ऑर्बिटल स्पीड, तो ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। So when the satellite revolves close to the surface of the earth, h is considered to be 0. तो जब सरफेस ऑफ अर्थ के पास सैटेलाइट ऑर्बिट करेगा उस समय h 0 हो जाएगा। सो v0 इज इक्वल टू रूट अंडर gr हो जाता है, ठीक है। सो एज g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड r इज 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, सो जो ऑर्बिटल स्पीड होगा उसका वैल्यू पुट कर लेंगे रूट अंडर gr, तो 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये ऑर्बिटल स्पीड किसी भी सैटेलाइट का है तब जबकि वो अर्थ के बिल्कुल पास, है ना, रिवॉल्व्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो रिवॉल्व जो कर रहा है अर्थ के पास रिवॉल्व करेगा, तो उस समय h का वैल्यू नेग्लिजिबल मानते हैं और उसका जो स्पीड होता है वो 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता है।
अब ये एंगुलर स्पीड, द corresponding angular speed omega is equal to v naught by r. ठीक है, तो ये जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा इज इक्वल टू वी नॉट बाय आर. नाउ पुटिंग वी नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर जी एम अपॉन आर. तो अगर हम लोग यहाँ पे वी नॉट की जगह रूट अंडर जी एम अपॉन आर कर देंगे, ओमेगा इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर 1 by r root under gm upon r, so which is equal to root under gm upon r cube. इसको रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म्स में लिखेंगे तो रूट अंडर gm अपॉन r प्लस h का होल क्यूब. क्लियर है? तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड. क्लियर है बच्चों? यस सर. यस सर. अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं. टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. सो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा है ना. अब यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं, ओमेगा का वैल्यू रूट अंडर जी एम बाई आर क्यूब डाल देते हैं. तो ये इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 2 पाई आर क्यूब बाई जी एम हो गया. आर को आर प्लस एच हम लोग लिख लेते हैं, है ना, हाइट के टर्म्स में. तो 2 पाई रूट अंडर आर प्लस एच होल क्यूब बाई जी एम. Now put gm is equal to gr square. हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं स्मॉल gr square से 2 pi root under r plus h cube by gr square. Now when the satellite revolves close to the earth, h is 0. तो वहां पे 2 pi root under r by g हो जाएगा जब close to the surface हो. ठीक है. So ये हमारा t is equal to 2 pi root under r by g हो गया when the satellite revolves close to earth. तो इस केस में जो r का वैल्यू है, r का वैल्यू 6.4 into 10 to the power 6 मीटर डालेंगे. g का वैल्यू है, g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट कर लेंगे और टाइम पीरियड निकालेंगे. सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 5078 सेकेंड्स. ये हमारा टाइम पीरियड हो गया. ठीक है. So which is 84.6 minutes. Clear है बच्चों? Now, height of satellite above the Earth's surface. तो t is equal to 2 pi root under gm की जगह gr स्क्वायर कर दिया r plus h क्यूब. अब हम लोग को हाइट निकालना है, h का वैल्यू निकालना है. दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r प्लस h क्यूब gr स्क्वायर हो गया. अब ये r प्लस एच क्यूब इज इक्वल टू ये जी आर स्क्वायर इधर ले जाके और इसको डिवाइड कर देंगे तो टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी बाय 4 पाई स्क्वायर. आर प्लस एच क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी बाय 4 पाई स्क्वायर. और ये क्यूब था तो यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा और एच का वैल्यू निकालना है तो आर को उधर ले जाके सब ट्रैक कर देंगे. तो हाइट ऑफ सैटेलाइट इस तरह से निकल जाएगा. तो अगर हमें टाइम पीरियड पता है, रेडियस पता है, ये सारी चीजें पता है तो हाइट ऑफ सैटेलाइट कैन बी कैलकुलेटेड. क्लियर है? एंगुलर मोमेंटम जो होता है सैटेलाइट का वो एम वी नॉट आर हो जाएगा. तो वी नॉट का वैल्यू ऑर्बिटल स्पीड रूट अंडर जी एम बाय आर है. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो वी विल हैव एंगुलर मोमेंटम इज एम वी नॉट की जगह रूट अंडर जी एम बाय आर इंटू आर. सो एम इंटू रूट अंडर जी एम आर हो गया. ठीक है. और ये m स्मॉल m है, ये कैपिटल है. अब इसको अंदर लेके चले जाएंगे रूट अंडर g कैपिटल M m स्क्वायर इंटू आर. दिस इज द एंगुलर मोमेंटम.
पोटेंशियल एनर्जी निकालना है. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्लैनेट सैटेलाइट सिस्टम इज -gmm/r. काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, हाफ mv0 हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी. v0 ऑर्बिटल स्पीड है, √g m/r से रिप्लेस कर लेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ स्मॉल m v0 हाफ स्मॉल m v0 मतलब gm/r हो गया. सो वी हैव g कैपिटल M स्मॉल m by 2r. सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. और टोटल एनर्जी निकालना है. टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी हमने पिछले स्लाइड में देखा -gmm/r है, काइनेटिक एनर्जी gmm/2r है. इनको ऐड कर देंगे तो -gmm/2r हो गया हमारा टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी इज नेगेटिव बिकॉज द सैटेलाइट इज बाउंड बाय द प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल फील्ड. तो ये जो टोटल एनर्जी नेगेटिव क्यों मिल रहा है? क्योंकि प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से वो बाउंड है, तो इसीलिए टोटल एनर्जी नेगेटिव है. नॉट टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट विच इज, तो ये देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट का हाफ है, राइट. सो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट gmm/2r, राइट. और ये टोटल एनर्जी -gmm/2r है, इसीलिए नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट लिखा हुआ है, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. Now binding energy of satellite, the energy required by a satellite to leave its orbit around the earth and escape to infinity is called its binding energy. तो एनर्जी जो कि हम लोग को सैटेलाइट को देना पड़ेगा उसको अपने ऑर्बिट से हटा के इंफिनिटी तक ले जाने के लिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. तो टोटल एनर्जी सैटेलाइट का -gmm/2r है, तो इतना ही एनर्जी हम लोग को देना पड़ेगा. इन ऑर्डर टू एस्केप टू इंफिनिटी इट मस्ट बी सप्लाइड एन एक्स्ट्रा एनर्जी इक्वल टू +gmm/2r. तभी तो ये टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगा. टोटल एनर्जी जीरो कहाँ होता है? इंफिनिटी पे होता है. So that its total energy becomes equal to 0, which is at infinity. Hence, binding energy of satellite is equal to gmm/2r. तो जितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देना है जिससे कि वो ऑब्जेक्ट वो जो सैटेलाइट है वो इंफिनिटी तक जा सके, that extra amount of energy is called binding energy, and the value of the binding energy is given as gmm/2r. So this is the binding energy of a satellite. Clear बच्चों? Yes, sir. Now, there are some important points based on this. Figure below shows a variation of kinetic energy, potential energy, and total energy with distance r from the earth. Kinetic energy हम लोगों ने देखा था, जो kinetic energy का value है gmm/2r है ना. So kinetic energy was equal to gmm upon 2r. Sorry, 2r. So this is basically kinetic energy is inversely proportional to 1/r. बाकी सब तो कांस्टेंट है. सो 1/r से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इसीलिए हम लोग जो एनर्जी का ये बनाते हैं डायग्राम, सो जैसे जैसे आप r को इंक्रीज करोगे काइनेटिक एनर्जी कम होता जाएगा, है ना. और पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -gmm/r. और टोटल एनर्जी -gmm/2r है. तो टोटल एनर्जी तो जस्ट इसका मिरर इमेज होगा काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है. और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस तरह से कहीं पे होगा नीचे. नाउ वर्क डन इन चेंजिंग द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट. सो चेंज इन टोटल एनर्जी, ऑर्बिट को चेंज करने में जितना वर्क डन है दैट इज चेंज इन टोटल एनर्जी. अब देखो जो टोटल एनर्जी क्या है, -gmm/2r है हम लोग का टोटल एनर्जी.
माइनस, सो GMM 1/r1 माइनस 1/r2 हो गया. सो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करते हैं, E2 माइनस E1 है ना. तो this minus this energy at this place minus energy at this place is GMEM upon 2 1/r1 minus 1/r2. अब देखो ये R2 अगर इंफिनिटी हो जाएगा तो यही GMM/2R हो जाएगा एनर्जी जो हम लोग को चाहिए. ठीक है ना. So if satellite is moved to higher orbit, then its potential energy and angular momentum increase, but its kinetic energy, binding energy, and orbital velocity decreases. So if the gravitational force of attraction of the sun on the planet varies as F is inversely proportional to R raised to the power n, then the time period varies as T is proportional to R raised to the power n plus 1 upon 2. So if there is a satellite in the equatorial plane, rotating in the direction of Earth's rotation from west to east, then for observer on the Earth, the angular velocity of the satellite will be, so this is, so if there is a satellite in the equatorial plane rotating in the direction of Earth's rotation from west to east, then for an observer on the Earth, angular velocity of the satellite will be the velocity of the satellite minus velocity of जो है Earth हो गया. So the time interval between the two consecutive appearances overhead will be जो उन दोनों का जो velocity is angular velocity of satellite minus angular velocity of Earth है ना, subtract कर देंगे क्योंकि same direction में move कर रहा है ना, in the direction. तो इसीलिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं रिलेटिव वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए. 2 पाई बाय रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा करेंगे. अगर ये ओमेगा एस और ओमेगा ई इक्वल हो गया तो टाइम पीरियड इंफिनिटी हो जाएगा. सैटेलाइट विल अपीयर स्टेशनरी रिलेटिव टू अर्थ एंड सैटेलाइट्स आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. तो जब सैटेलाइट और अर्थ दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा तो हम लोग उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहेंगे. ठीक है ना. तब उसी पोजीशन पे रहता है, तब अर्थ के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज नहीं करता है. For any satellite to orbit around in a stable orbit, it must move in such an orbit so that the center of the earth lies at the center of the orbit. ठीक है. तो यहाँ पे देखो center of the earth lies in the center of the orbit. Here center of the earth is somewhere else and center of the orbit is somewhere here. So यहाँ पे सेंटर ऑफ द ऑर्बिट देखेंगे तो ये कहीं पे यहाँ पे सेंटर ऑफ अर्थ अलग है, तो इसको अनस्टेबल ऑर्बिट बोलेंगे और इसको स्टेबल ऑर्बिट बोलेंगे. When the total energy of a satellite is negative, it will move in either a circular or an elliptical orbit. When the total energy of satellite is zero, it will escape away from its orbit and its path becomes parabolic. If the total energy of satellite becomes positive, the satellite escapes from the gravitational pull of the Earth. So when the satellite is taken to greater height, the potential energy increases and kinetic energy decreases. Now for the orbiting satellite, the kinetic energy is less than the potential energy. Okay. When kinetic energy is equal to potential energy, the satellite escapes away from the gravitational pull of the Earth. तो जो अभी हम लोग बात कर भी रहे हैं. No energy is dissipated in keeping the satellite in orbit around the planet. Okay. So weight of a body in a ship sailing along the equator with a speed v will be equal to, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन कभी कभी आ जाता है तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं. सो वेट ऑफ अ बॉडी इन अ शिप सेलिंग along the equator with a speed v is W is equal to W naught 1 plus 2 omega v by g. So W naught क्या है? Weight when ship is at rest. Plus sign refers when the ship moves along the direction of motion of the earth and minus sign when it is moving in a
ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये हम लोग का जो रोटेशन के वजह से आता है। अब दो तरीके का सैटेलाइट है, एक जो इक्वेटोरियल प्लेन में सैटेलाइट ऑर्बिट करता है और दूसरा जो पोलर ऑर्बिट में ऑर्बिट करता है। सो पोलर सैटेलाइट क्या होगा? इट इज दैट सैटेलाइट व्हिच रिवॉल्व्स इन अ पोलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। पोलर ऑर्बिट क्या है? अ सैटेलाइट इन पोलर ऑर्बिट विल पास ओवर बोथ द नॉर्थ एंड साउथ ज्योग्राफिक पोल्स वंस पर ऑर्बिट, राइट? Most polar satellites are sun synchronous satellite. A sun synchronous orbit, SSO, also called a heliosynchronous orbit, is a nearly polar orbit around a planet in which the satellite passes over any given point of planet's surface at the same local mean solar time. Every every location on the earth lies within the observation of polar satellite twice each day. ठीक है? सो ट्वाइस ईच डे, एक बार जब इधर जा रहा होगा और जब ऊपर आ रहा होगा। सो एवरी लोकेशन ऑन अर्थ lies within the observation of polar satellite twice each day. The polar satellite are used for getting the cloud images, atmospheric data, ozone layer in the atmosphere, and to detect the ozone hole over Antarctica. तो ये सब यूज है पोलर सैटेलाइट का। ये सब हम लोग थ्योरी में पढ़े भी थे जब हम लोग पढ़ रहे थे। Geostationary satellite. So a satellite which are stationary with respect to an observer on Earth are called geostationary satellite. ठीक है, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए ज्यादातर यूज होता है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पार्किंग सैटेलाइट्स। सो हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, हाइट ऑफ द सैटेलाइट इज गिवन बाय, ये हम लोग फॉर्मूला अभी डिराइव किए थे, जहाँ पे हाइट ऑफ द सैटेलाइट वाज गिवन बाय टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी बाय 4 पाई स्क्वायर रेज टू द पावर 1/3 माइनस ऑफ आर। सो अब यहाँ पे वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं, है ना। जी का वैल्यू 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ अगर हम 6.4 इंटू 10 टू द 6,400 किलोमीटर अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ ले लेते हैं, ठीक है, और टाइम पीरियड जो है 24 आवर्स पुट कर लेंगे सॉल्विंग, ये सब सॉल्व करेंगे तो हाइट जो आएगा इस जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का 35,786 किलोमीटर आता है। सो दिस इज द हाइट ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। Few important points. The direction of rotation of geostationary satellite is from west to east, जिधर अर्थ मूव करता है। Time period is 24 hours and its angular velocity, okay, time period is 24 hours and its angular velocity is same as that of axial velocity of earth revolving around its axis. Okay. Geostationary satellite can be launched just above the equator. The radius of orbit of geostationary satellite is 42,000 kilometer, and its height above the surface of earth is around 36,000 किलोमीटर। तो ये 35,786 किलोमीटर हम लोग अभी निकाले थे, तो अराउंड 36,000 किलोमीटर हो गया। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सैटेलाइट, सो एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड, टाइम पीरियड और हाइट अबव द अर्थ सरफेस, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं। अब let us do some questions based on this. So two satellites of same mass are launched in the same orbit around the Earth so that they rotate opposite to each other. Okay. If they collide inelastically, obtain the total energy of the system before and just after the collision. Describe the subsequent motion of the wreckage. तो हमारे पास दो सैटेलाइट है, ठीक है, of same mass are launched in the same orbit. तो दोनों का मास सेम है। So देखो, potential energy of the satellite in its orbit is minus gmm upon r, ठीक है।
So two satellites of same mass are launched in the same orbit around the Earth so that they rotate opposite to each other. Kinetic energy is equal to Gmm upon 2r, where m is the mass of the satellite and capital M is mass of Earth and r is the orbital radius. Total energy is Gmm upon 2r minus Gmm upon r minus Gmm upon 2r. So for two satellites, total energy E total energy E is equal to minus of Gmm upon, तो ये देखो माइनस जी एम एम अपॉन 2r और माइनस जी एम एम अपॉन 2r दोनों को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा minus Gmm upon r, total energy for both satellites. Now, so this is before the collision. Okay. Now, let v dash be the velocity after collision. और क्या कह रहा है, इफ दे कोलाइड inelastically, ठीक है, inelastically कोलाइड करेगा. Now conservation of momentum, by conservation of momentum, mv1 plus mv2 is equal to, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, है ना. सो जो पहले आर लॉन्च इन सेम ऑर्बिटल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ सो दैट दे रोटेट ऑपोजिट टू ईच अदर. ठीक है, सेम मास का है, रोटेट ऑपोजिट टू ईच अदर. तो mv1 प्लस mv2 इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि v1 इज इक्वल टू, सिंस लिख लेना v1 is equal to minus v2. So this is, and this will be equal to sum of both m plus m into final velocity v dash. अब ये जीरो हो गया तो v dash भी हमारा जीरो हो गया. ठीक है, तो जो रेकेज है, रेकेज ऑफ मास 2m has no kinetic energy. So wreckage of mass 2m has no kinetic energy, but it has only potential energy. So energy after collision is equal to total potential energy minus gm into 2m divided by r. ठीक है, तो हम लोग को just after the, so total energy after collision is equal to, so total energy is equal to total potential energy only, क्योंकि kinetic energy जीरो हो गया, है ना, kinetic energy is equal to जीरो हो गया.
तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा वही टोटल एनर्जी होगा, तो माइनस जी एम इंटू टू एम अपॉन आर, ये टोटल पोटेंशियल टोटल एनर्जी हो गया। और पहले जो टोटल एनर्जी था, ठीक है, ये माइनस जी एम एम अपॉन आर, राइट। सो यही हम लोग को निकालना था, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन। डिस्क्राइब द सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ द रैकेज। तो देखो यहाँ पे जो कोलिजन के बाद जो है, तो ये -2 GMM -2 GMM अपॉन आर है, और यहाँ पे -GMM अपॉन आर है, ठीक है। तो ये ज्यादा नेगेटिव है ना। सो यहाँ पे what it will do is it will fall down, right? Wreckage falls down under gravity. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Next question, a satellite of mass 2 into 10 to the power 3 kg has to be shifted from an orbit of radius 2r. तो एक सैटेलाइट है, इसका मास इतना है स्मॉल m, तो स्मॉल m इज इक्वल टू 2 into 10 to the power 3 kg, 2000 kg, has to be shifted from an orbit of radius 2r to another of radius 3r. R1 is equal to 2r, R2 is equal to 3r, where r is the radius of the earth. Calculate the minimum energy required. R का वैल्यू 6400 किलोमीटर है and G is 10 meter per second square. So energy required to shift जो from one orbit to another, तो ये हम लोग का फॉर्मूला था, GMM upon या फिर इसको कर लो। So total mechanical energy of a satellite in circular orbit, total mechanical energy of satellite in a circular orbit of radius r is equal to -GMM upon 2r हो गया। So energy in the first orbit -GMM upon 2 into 2r. E2 is energy in second orbit minus GMM
upon 2 into 3r. अब कह रहा है calculate the minimum energy required to do this. So E2 minus E1 is the minimum energy required. So minimum energy required is final minus initial E2 minus E1. Gmm upon 2r into 1 by 2 minus 1 by 3. So this will give you सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ये हमें आ जाएगा Gmm 2r 1 by 2 minus 1 by 3 6 हो गया 3 minus 2 1 by 6. So Gmm upon 12r. अब ये वैल्यूज पुट कर लेंगे ठीक है. So Gm को small g r square into small m by 12r सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. G का वैल्यू 10 दे रखा है 10 into r square 6400 का होल स्क्वायर. अच्छा इसको कट कर दो 6400 मास m 2000 kg डिवाइडेड बाय 12. ये सबसे ये कैलकुलेट करेंगे 10 into 6400 into 2000 तो 1.06 into 10 to the power 7. अच्छा ये किलोमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा into 10 to the power 3 कर लो मतलब 10 to the power 10 हो जाएगा. तो 1.06 into 10 to the power 10 मीटर sorry joules. So this is the amount of energy required. ये डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे. अभी जो पीछे हम लोग फॉर्मूला देख रहे थे वहां पे हम लोग ने फॉर्मूला देखा था G mass of earth by small m by 2 1 by r1 minus 1 by r2. इस फॉर्मूले को यूज करके भी कर सकते थे एक ही चीज आएगा. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Now two satellites A and B of equal mass move in the equatorial plane of Earth close to Earth's surface. Satellite A moves in the same direction as that of the rotation of the Earth, while B moves in the opposite direction. Now determine the ratio of kinetic energy of B to that of A in the reference frame fixed to Earth. ठीक है. तो अर्थ के रेफरेंस फ्रेम में अगर हम लोग को देखना है
लोग को रेशियो निकालना है। अब देखो ये क्या कह रहा है, इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ क्लोज टू अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड of satellite very close to Earth's surface is equal to V0 root under GM upon capital R. GM को GR स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा, रूट अंडर GR हो गया ना। The satellite A moves in the same direction as that of the rotation of the Earth. Speed of any point on the surface of Earth is equal to velocity on Earth is equal to R into omega A. V is equal to omega R होता है. So this is 2 pi by time period of Earth into R. ठीक है. अब हम लोग को satellite A moves in the same direction as that of rotation of Earth, while the satellite B moves in opposite direction. Determine the ratio of kinetic energy of B to that of A in the reference frame fixed to Earth. Now, velocity of satellite so velocity of satellites relative to Earth is given by so B कह रहा है opposite direction velocity of B will be equal to Earth का speed, ठीक है, velocity of Earth plus velocity of the satellite, और A का speed निकालेंगे velocity of satellite minus velocity of Earth, ठीक है. So velocity of Earth हम लोग का 2 pi R upon P plus root under GR, and this is equal to velocity of orbit is opposite direction में जा रहा है orbital speed. So orbital speed is root under G naught R, root under GR minus 2 pi R upon T. अब रेशियो इसका निकालना है VB by VA. रेशियो VB by VA नहीं, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, सॉरी, हाफ mVB स्क्वायर and half so ratio of kinetic energy of B by kinetic energy of A, half mVB square by
हाफ एम वी ए स्क्वायर, हाफ एम कैंसिल हो गया, वी बी स्क्वायर बाय वी ए स्क्वायर. VB square means 2 pi r upon t plus of root under gr divided by root under gr minus 2 pi r upon t. का होल स्क्वायर. ये हमारा रेशियो है. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Next question is, a satellite close to Earth is in orbit above the equator with a period of rotation 1.5 hours. Okay. It is above a point P on the equator at some time. It will be above P again after what time? ठीक है. तो कह रहा है सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ. तो लेट्स से ये अर्थ है. A satellite is close to Earth, is in orbit above the equator with period of rotation 1.5 hours. ठीक है. So, इसका period of rotation 1.5 hours है और अर्थ का period of rotation 24 hours है. If it is above a point P, मान लो ये point P है, again after what time it will be above point P? So अब देखो यहाँ पे दे रखा है कि आफ्टर 1.5 hours इट विल बी अगेन आफ्टर पॉइंट पी. वो तो ट्रू होगा नहीं. अब रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, दोनों चीज हम लोग को चेक करना है. सो अगर so let the angular velocity of earth, so angular velocity of earth is equal to 2 pi upon 24 radians per hour, right? Angular velocity of satellite 2 pi into 1.5 radians per hour. Now, for a satellite, दो केसेस लेंगे. एक जब सैटेलाइट इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फॉर अ सैटेलाइट rotating from west to east is मतलब along the direction of rotation of Earth, same as Earth. The relative angular velocity is equal to omega 1 मान लेते हैं. So this is omega s minus omega e.
है ना, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट माइनस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, तभी तो सैटेलाइट का अर्थ के रेस्पेक्ट में निकालेंगे. सो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी of a satellite with respect to Earth is WS minus WE. So this is equal to satellite का ये जो है 2 pi by 1.5 है minus 2 pi by 24 हो जाएगा. So this is 2 pi by 1.5 minus 2 pi upon 24. So time period of rotation relative to Earth ठीक है is equal to 2 pi by omega 1 निकल जाएगा. अब ये कितना आया ओमेगा 1, दिस इज 2 पाई कॉमन ले लोगे तो 3/2 मतलब 2/3 माइनस 1/24. सो 2 पाई बाय 24 अगर कॉमन ले लेते हैं 16 माइनस 1 15/24 हो गया. सो 2 पाई बाय 24 कॉमा 1 मिनट 2 पाई कॉमन रखे हैं 24 अगर एलसीएम लेते हैं तो 16 माइनस 1 3 8 8 to the 16 15/24 हो गया. So 2 pi into 15/24. तो 2 pi by omega 1 बोला है तो 2 pi by 2 pi into 15 into 24. 2 pi कट गया 24/15 हो गया. 24/15. तो इसको हम लोग निकालेंगे. Three fives are 3 eights are and 1.6 आर. ठीक है तो देखो वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है तो 1.6 आर इफ इट इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, राइट. तो वेस्ट टू ईस्ट में 1.6 आर, तो ये सेकंड वाला ट्रू है. अब इसमें ईस्ट टू वेस्ट वाला भी अगर हम लोग चेक करेंगे फॉर अ सैटेलाइट rotating from east to west, ठीक है. सो अगर ईस्ट टू वेस्ट अगर हम लोग रोटेट करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा एस माइनस ओमेगा ए. सो 2 पाई बाय 1.5 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 पाई बाय 24. तो 3/2 plus 24 16 plus ये 17/24 into 2 पाई होता है. ओमेगा 2 का वैल्यू निकल गया. अब ये टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा 2 24/17 आर. सो ईस्ट टू वेस्ट में 24/17 आर. तो ये सेकंड और फोर्थ दोनों ट्रू. सो बोथ 2 and 4 आर करेक्ट. मोर देन वन करेक्ट आंसर वाला है क्वेश्चन.
क्लियर है बच्चों? Yes. लिख लिया सभी ने? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट विल एस्केप विथ इफ, तो देखो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट एस्केप कब करेगा? जब ऑर्बिटल स्पीड जो है एस्केप स्पीड के बराबर हो जाए, राइट? सो जो एस्केप वेलोसिटी है, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 2gm अपॉन r, और जो ऑर्बिटल स्पीड है दिस इज इक्वल टू रूट अंडर gm अपॉन r हो गया, राइट? नाउ अब हम लोग को ये ऑर्बिटल स्पीड में कितना ज्यादा स्पीड देना पड़ेगा, तो अगर हम लोग को ये देखना है कि स्पीड इज इंक्रीज, स्पीड को कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी का पूछ रहा है ना? इफ स्पीड ऑफ द ऑर्बिट इज इंक्रीज्ड, स्पीड इन द ऑर्बिट इज इंक्रीज टू 1.5 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू, तो हम लोग देखते हैं कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा। v माइनस v0, एस्केप वेलोसिटी लाने के लिए इसमें जो इंक्रीज करना पड़ेगा दैट इज v माइनस v0 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू v0, ये कैलकुलेट करते हैं। तो रूट अंडर 2gm अपॉन r माइनस रूट अंडर gm अपॉन r divided by root under gm upon r. So this is root 2 minus 1 by 1. तो देखो 0.414 और 41.4% है, ठीक है? सो इनमें से फर्स्ट सेकंड तो नहीं है, ये तो कैंसिल हो गया, फर्स्ट और सेकंड तो नहीं है। स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 50% या 1.5 टाइम्स, रूट 1.5 टाइम्स, ये नहीं है। इट्स काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी सेकंड बाय काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, सेकंड जो एस्केप वेलोसिटी और इसका दोनों का हम लोग निकालेंगे, हाफ mv² हाफ mv0², so v² by v0², रूट अंडर, सो बेसिकली स्क्वायर कर रहे हैं तो 2gm अपॉन r बाय gm अपॉन r, so this is 2 by 1. So kinetic energy of the second is twice of kinetic energy of first. So its kinetic energy is doubled. ये वाला true है. Option 3 is correct. Clear है बच्चों? लिख लिया बच्चों? Answer. Now path of satellite in various cases.
ठीक है. So if v is the velocity given to a satellite and vc is the velocity of a circular orbit and ve is the escape velocity, so vc जो हम लोग का सर्कुलर ऑर्बिट में जो स्पीड है, ऑर्बिटल स्पीड रूट अंडर gm by r हो गया. Escape speed is root under 2 gm by r. So where r is the distance of the satellite from the center of the earth. Okay. Now for v less than vc, तो अब अगर हमारा जो स्पीड है, सो अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट के स्पीड से भी कम है, सो सैटेलाइट फॉलोज एन एलिप्टिकल पाथ विथ सेंटर ऑफ अर्थ एज द फार्दर फोकस. ठीक है. In this case, if satellite is projected from near the surface of Earth, it will hit the Earth's surface without completing the orbit. ठीक है. तो it will hit the Earth without completing the orbit. Now for v is equal to vc. So v is equal to vc मतलब सैटेलाइट के का जो स्पीड है, ऑर्बिटल स्पीड है. सो सर्कुलर ऑर्बिटल स्पीड अगर vc है, तो इसके बराबर जब होगा तो सैटेलाइट फॉलोज अ सर्कुलर ऑर्बिट विद द सेंटर ऑफ अर्थ एज द सेंटर ऑफ ऑर्बिट. और जब vc जो है, ये जो स्पीड है, ये हमारा ऑर्बिटल स्पीड और एस्केप स्पीड के बीच में है. सैटेलाइट फॉलोज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट with the center of Earth as its focus nearer to the point of projection. Now here v is equal to v हो जाएगा. The satellite escapes from the field of Earth along a parabolic trajectory. If v is greater than v, satellite escapes the field of Earth along a hyperbolic trajectory. So for speed greater than escape velocity, right, the satellite escapes the field of Earth along a hyperbolic trajectory, and for v is equal to v, satellite escapes from the field of Earth along a parabolic trajectory. Okay. Now Kepler's law of planetary motion, ये हम लोग कल की क्लास में करेंगे. ठीक है. केपलर्स मोशन थोड़ा सा है, इसको करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो है कल हम लोग कर लेंगे. एच.सी. वर्मा के कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कर लेंगे, जिससे कि हमारा ये चैप्टर कल फिनिश हो जाए. ठीक है बच्चों. Yes, sir. केपलर्स लॉ तो थ्योरी ही है, ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो जस्ट जल्दी से बस चारों थ्योरी को एक बार डिस्कस कर लेंगे.